हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन का सोल्व पेपर लेकर के आ चुका हूं। दोस्तों, यह सोल्व पेपर है और यह सेट आपके लिए डी है। तो जो लोग भी अभी तक एक ऑथेंटिक आंसर की तलाश कर रहे थे, उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशली है। तो आप में से जो लोग अभी तक अपने प्रश्न पत्र को सही उत्तर के लिए अभी तक चेक नहीं किए हैं दोस्तों, तो ऑथेंटिक है, आप हमारे इस आंसर की से चेक कर सकते हैं। और मैं आप लोग के लिए कटअप का वीडियो भी मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। तो आप में से जिन विद्यार्थियों का उस पर्टिकुलर कटअप के अंतर्गत अगर बन रहा है, स्कोर आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से मेंस की तैयारी में लग जाइए दोस्तों। तो चलिए, मैं आप लोग के लिए प्रश्नों को क्रमवार एक एक करके सही उत्तर बताने का पूरा प्रयास करता हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, और प्रश्न और उत्तर ही बताऊंगा दोस्तों। ऑप्शंस अगर मैं पढ़ूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो सही उत्तर के लिए अगर देखा जाए दोस्तों, तो पश्चिमी शक, वाकाटक और कुषाण और देखा जाए, तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर ई हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ई ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चीज चूज किया है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, नंबर टू है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। तो बड़ा स्पष्ट उत्तर है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इसका सही उत्तर अगर देखा जाए तो सबसे उपयुक्त उत्तर इसका ई है। ई ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप हमारे इस आंसर की से अपने प्रश्न पत्र का मिलान कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यह एक बेहतरीन आंसर की है। अभी तक जो भी आप लोगों ने मिलान किया होगा, इसको ऑथेंटिक आप मान सकते हैं। चौथा देखा जाए, तुगरिल खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? यह भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, और आप में से जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी को सही उत्तर के रूप में अगर चूज किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन अगर आपने किया है तो बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने किया है? तो कुछ सामाजिक सुधार दिए गए हैं, इनमें से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने किया है? तो इसी के विषय में पूछा गया है प्रश्न। तो सही उत्तर अगर देखा जाए तो उपयुक्त उत्तर इसका ई होगा, यानी ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन विद्यार्थियों ने ई ऑप्शन सामान्यतः किया होगा, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न, किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया? किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर, जिन्होंने बी ऑप्शन को चूज किया है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ हुआ? बहुत ही रेगुलर प्रश्न है, तो जो लोग भी डी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किए, उनका जवाब बिल्कुल सही है। लॉर्ड मेयो के समय में 1872। आज मैं विस्तृत एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उत्तर को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, सामान्य प्रश्न है, रेगुलर प्रश्न है। 23 मार्च 1931। तो ये ऑप्शन जिन्होंने सही किया है, उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए 10 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही, तीसरा सत्याग्रही जिन्होंने सी ऑप्शन ब्रह्मदत्त को सही उत्तर के रूप में चूज किया है, तो उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो हिस्ट्री के जो प्रश्न है, बड़े ही सामान्य किस्म के प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो आपका एक भी प्रश्न गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? आप सबको जरूर पता होगा, फेमस पर्सनालिटी है उषा मेहता।
तो डी ऑप्शन आप लोगों में से जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? यह भी एक सामान्य प्रश्न है, रेगुलर प्रश्न है। जीवक सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? यह भी रेगुलर प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। तो जिन्होंने इब्न बख्तियार खिलजी यानी ये ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। एक एक प्रश्न ऑथेंटिक है, उत्तर ऑथेंटिक है, तो आप इससे मिलान करके अपने प्रश्नों की संख्या काउंट कर लीजिए। और कटअप संबंधी वीडियो भी मैं आप लोग के लिए अपलोड कर चुका हूँ चैनल के ऊपर। 2022 का यह कटअप है जो री एग्जामिनेशन है, तो आप वहां से कटअप के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यह भी रेगुलर प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। जिनका भी डी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो यह भी एक रेगुलर प्रश्न है, और जिन्होंने ने भी ए ऑप्शन को सही किया है, सिद्धू कान्हू, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार में चौरी विद्रोह, चौरी विद्रोह है, चौरा चौरी इसको नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। तो आप में से जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में अगर सी ऑप्शन चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है, यानी 1784 में चौरी विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? एकदम सामान्य और रेगुलर प्रश्न है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1936। हिस्ट्री में जो भी प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं बिल्कुल सामान्य पूछे गए हैं, तो आप में से जो लोग थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करते होंगे, अच्छे विद्यार्थी होंगे, उनका बिल्कुल हिस्ट्री में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध महासागा सभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो कोई भी इस प्रश्न को सही कर सकता है। जिन्होंने भी ये ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? कौन सा वह गुप्त शासक था? तो दोस्तों आप सबको पता है, रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय, सही उत्तर आपका भी हो जाएगा। जो लोग भी सही किए होंगे उनका जवाब बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सभी को पता है। जो लोग भी थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करते होंगे उनको जरूर यह पता होगा, सामान्य पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सारगैसो। अब ज्योग्राफी वाला पार्ट शुरू हो रहा है दोस्तों। 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन। सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के सीमा के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यह तो बिल्कुल ही सामान्य प्रश्न है, जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको जरूर पता है, मैकमोहन लाइन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, सभी को पता है, लेकिन इसका कारण क्या होता है? तो हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाती है। यह सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यह अगर देखा जाए तो यह सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर, निम्न कुछ कथन दिए गए हैं, कथन को आपको देखना है और सही उत्तर चूज करना है। तो इस कथन का अगर एनालिसिस आपके द्वारा किया जाएगा तो सही उत्तर चूज करोगे तो आपका तीनों कथन सही है, यानी सी ऑप्शन आपका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट होगा। मैं ऑप्शंस इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों कि समय लगेगा, तो इसीलिए मैं सिर्फ उत्तर की चर्चा कर रहा हूँ। 25 नंबर प्रश्न, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, ए केसर के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम में अग्रणी है? तो दोस्तों सभी को पता है कि थोरियम उत्पादन में केरला
अग्रणी राज्य है। तो जो लोग भी डी ऑप्शन को सही किए होंगे उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न तेजी के साथ प्रश्न पत्र को हम लोग सोल्व करेंगे। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 अखबारी कागज उद्योग के लिए किस शहर में अवस्थित है? तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, नेपानगर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी खोदी गई? तो इसका सही उत्तर होगा रानीगंज, ए ऑप्शन होगा सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? जो दिया गया है इसमें कौन सा अनुसूचित जनजाति संख्या के लिहाज से कौन सा ज्यादा है? तो आप सबको पता है, यह भी रेगुलर प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भील की संख्या ज्यादा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। दोस्तों जब बीपीएससी की आप तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से यह प्रश्न बहुत शुरुआती दौर में ही आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तैयारी दोस्तों करना चाहिए, डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो इस तरीके का प्रश्न आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से आप जो है अगर डेडिकेशन के साथ नहीं करोगे तैयारी तो फिर तैयारी नहीं करनी चाहिए। बिहार का शोक, यह भी कितना आसान प्रश्न है, इससे ज्यादा आसान क्या प्रश्न होगा? सही उत्तर कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में तिलहंड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का। तो 32 का सही उत्तर है आपका कैमूर। यह भी जो भी बिहार स्पेशल का बुक आप देखोगे सभी बुक में यह प्रश्न है, निश्चित रूप से आपका सही होना चाहिए। 33 देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोकुर झील बिहार में कौन सी है? बिहार में पूछा गया है 33। तो कनवार झील है दोस्तों। तो जो लोग ए ऑप्शन के साथ गए हैं, सही चूज किए हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। 34 देख लेते हैं। 34 है बिहार में किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? सोने का भंडार, यह करंट अफेयर्स में कई दफा न्यूज़पेपर में आया था दोस्तों। तो जो लोग भी ए ऑप्शन है, बहुत सारे विद्यार्थी इसको जानते होंगे, सही किए होंगे प्रश्न, ए उत्तर इसका सही है। 35 देख लेते हैं। 35 प्रश्न है बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के जाना जाता है? तो कोई भी जानता है सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। इस तरीके का प्रश्न तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रश्न अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपका निश्चित रूप से तैयारी के ऊपर संदेह हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? यह भी मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी ऑप्शन 51.50 सही उत्तर होगा। इस तरीके का प्रश्न आप लोग को बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहिए। जो भी सीरियसली तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं विशेष तौर पे कह रहा हूँ। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है, जिसका चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 38 पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? नीफे। तो इसका उत्तर अगर आप इस तरीके से देखोगे तो बिल्कुल ही मिल जाएगा आपका निकेल और फेरस। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भौगोलिक अपरदन चक्र के संकल्पना निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न, जिन्होंने भी ये ऑप्शन यानी डेविस का है, ये ऑप्शन जिन्होंने सही उत्तर के रूप में चूज किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गरजने वाला चालीसा क्रोध पचासा चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो जो भी ज्योग्राफी थोड़ा सा भी जानने वाला विद्यार्थी होगा तो ये ऑप्शन जरूर कर लेगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए, डी ऑप्शन यानी 3 सत्र होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सत्र की बात किया जाए तो बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र होते हैं। आप सभी को थोड़ा सा पॉलिटी अगर पढ़े होंगे तो जरूर पता होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है
स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका एमसी सीतलवाड़। तो देखो ऑप्शन एमसी सेतलवाड़, नाम थोड़ा सा लिखा है गलत, लेकिन यही उत्तर आपका सही है, ठीक है ना। 43 देख लिया जाए, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? 43 जो क्वेश्चंस है उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सही उत्तर अगर मेरे अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों तो ई ऑप्शन होना चाहिए। ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, मल्टीपल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों को पता है मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मल्टीपल है तो ई ऑप्शन। बिहार में ई ऑप्शन आप दोस्तों दिया जाता है नॉन ऑफ दीज और मल्टीपल के लिए। 45 देख लेते हैं, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाए। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? कब तक रोक दिया गया है? तो 45 नंबर प्रश्न को अगर देखा जाए तो आप सबको पता होना चाहिए, जो लोग डी ऑप्शन यानी 2026 तक मोस्ट फेवरेबल, और कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है प्रीवियस में, तो जो लोग भी सजग कैंडिडेट्स हैं उनको बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला देख लेते हैं 46, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो अगर मेरे अनुसार सही उत्तर आप देखोगे तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ई ऑप्शन, बहुत सारे लोग तरह तरह के उत्तर किए हैं, लेकिन अगर मेरे अनुसार आप देखोगे तो शुद्ध उत्तर इसका ई होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? आप सभी को पता है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राज्य राज्य सरकार वित्त आयोग करता है। ये सेंट्रल वाला दोस्तों वित्त आयोग नहीं है, यह पंचायत वाला वित्त आयोग है, ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना। डी देखा, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? 48 के लिए जो है अगर देखा जाए इसका उपयुक्त उत्तर ई होगा। ई मल्टीपल उत्तर है इसके, तो ई ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला देख लेते हैं, 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? यह फैक्चुअल और बार बार पेपर में आया हुआ था जब इलेक्शन हो रहा था दोस्तों। तो 788 यानी ए ऑप्शन, जो लोग भी सही किए उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 50 नंबर, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है? यह बार बार जब पॉलिटी का कोई भी स्टूडेंट होता है तो उसको यह पढ़ाया जाता है कि कितनी बार भी वह चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। ऐसा कोई भी बंदिश जो है भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है, तो आप इसको जानिए, सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। 51 देखते हैं दोस्तों, 1/3 हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 51 है आपके लिए प्रश्न है, भंडारी समिति किससे संबंधित थी? तो जिन्होंने सी ऑप्शन को यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्संरचना यानी सी ऑप्शन, इस पर्टिकुलर प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है। 52 देखते हैं दोस्तों, 52 राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चूज करना है। इसमें सही कथन क्या है? जो लोग डी ऑप्शन के साथ गए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का डी। 53 देखते हैं दोस्तों, 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा? दोस्तों आज का यह सेशन सिर्फ उत्तर बताने का है, एनालिसिस अगले सत्र में आप लोगों को मैं बताऊंगा एक एक प्रश्न का। 53 देखते हैं, 53 का सही उत्तर आपका विनिवेश हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 22 और 23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन को चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। 54 देख लेते हैं, वित्तीय फिनेंशियल ईयर 21-22 में भारत टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या था? 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए तो मेरे अनुसार ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा 54 का 11.7%। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है 55। 55 प्रश्न है, वस्तु वर्गीकरण के समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 55 का सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा 1.7%, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-2021 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है?
56 का गेहूं का उत्पादन कितना स्टैटिक है, जो लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनको जरूर पता होगा। 109.5 मिलियन टन है, तो जो लोग डी ऑप्शन के साथ गए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला 57 देखते हैं। 57 है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। जो मल्टीपल जो कथन दिए गए हैं उसमें से एक कथन आपका सही है। तो इसमें जो सही कथन है यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, तो सी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 58। 58 है बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गलत कथन चूज करना है। गलत कौन सा कथन जो है 58 क्वेश्चन का गलत कथन कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर अगर देखा जाए तो बिहार के प्राथमिक क्षेत्र 2.1% की दर से वृद्धि की है। यह भी सही उत्तर हो सकता है और ई ऑप्शन भी सही उत्तर हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग जो है ना देख लेंगे कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। लेकिन अगर आप जो है ना मुझसे अगर सही उत्तर चाहोगे तो सही उत्तर मैं ई ऑप्शन के साथ जाऊंगा, ठीक है ना। तो सही उत्तर इसका ई ऑप्शन होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 59। 59 शहरीकरण के बढ़ते स्तर में अनुसार बिहार में निम्न जीरो में सही क्रम चूज करना है। सही क्रम क्या होगा 59 का? तो 59 का सही क्रम होगा नालंदा, मुंगेर और पटना। यानी जो स्टूडेंट 59 का डी ऑप्शन चूज किए होंगे उनका जवाब बिल्कुल सही होगा। 60 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न का है वित्तीय वर्ष 22 और 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों दो उत्तर आपको मिलेगा। इसमें अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इसका उत्तर ई होना चाहिए, ई। लेकिन अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 3.47 भी सही उत्तर हो सकता है, तो यह भी मैं कंफ्यूजन में डालूंगा। इसको रीचेक करने के लिए आप चेक कर लेना, ठीक है ना, सही उत्तर। अगला जो प्रश्न, एक दो प्रश्न दोस्तों ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन बात बाकी सभी का ऑथेंटिक सोल है। 61 देखिए, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। 61 का अगर देखा जाए सभी के लिए वायु मार्ग, यह आप इलिमिनेशन मेथड से भी सही कर सकते थे, आसान प्रश्न था। 62 देखा जाए दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार की जिलों की सही क्रम चुनना, अवरोही क्रम में। तो नालंदा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। तो सही उत्तर आपका क्या बैठ जाएगा? डी ऑप्शन। जिन लोगों ने सही उत्तर के रूप में चूज किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 63 प्रश्न को सोल्व करते हैं। 63 प्रश्न है एनएमएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी जो कथन गलत है इसमें वो आपको चूज करना है दोस्तों। तो इसमें अगर देखा जाए तो सही उत्तर के रूप में दो आपका उत्तर निकल करके आएगा, और एक तो आप जो है ना ए ऑप्शन और दूसरा सी ऑप्शन। दोनों अगर देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दो उत्तर आपके निकल करके आएंगे। तो इसको भी जो है ना आप लोग क्या करेंगे, इसको जो है ना चेक कर लेना है, एक बार चेक कर लेना है। इसको भी मैं कंफ्यूजन में डालता हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं 64 नंबर प्रश्न। कुछ इस तरीके से एक दो प्रश्न होंगे, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा वो चलिए 64 देख लेते हैं। 64 प्रश्न जो है, 64 प्रश्न मैं करने वाला हूँ। 64 प्रश्न है का सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जो है ना संयंत्र मशीनरी, जो 1 करोड़ रुपए से निवेश नहीं किया गया है, यानी 64 का डी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा, डी। अगला देख लेते हैं। अगला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? यहाँ भी गलत चूज करना है दोस्तों 65 का। तो इसमें सही उत्तर अगर देखा जाए कुओं का निर्माण, कुओं का निर्माण आपका जो है ना सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ जो लोग गए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ अभी जुड़े हैं,
एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जरूर आप देखिए। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यह भी रेगुलर प्रश्न है। हिस्ट्री वाले प्रश्न दोस्तों बहुत ही सिंपल पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ से लीड लेना चाहिए। अगला प्रश्न है 67 का देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स और एमजे मैकडोनाल्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन। जो भी थोड़ा सा भी अगर पॉलिटी भी पढ़े होंगे या हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वो भी विद्यार्थी इस प्रश्न को गलती बिल्कुल नहीं करेगा। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यह भी एक रेगुलर प्रश्न है 68, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बी ऑप्शन यानी 1961 बिल्कुल सही जवाब है। 69 देख लेते हैं। 69 दोस्तों है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह बिल्कुल आसान प्रश्न है, लाहौर 1929 अधिवेशन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बार बार मैं आप लोग को यही शेयर कर रहा हूँ कि हिस्ट्री वाले प्रश्न बिल्कुल आसान पूछ दिए गए थे, जिससे आपको एक भी प्रश्न गलती नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। सुभाष चंद्र बोस निकोबार द्वीप का नाम दिया था, तो यह भी रेगुलर प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला। डी ऑप्शन के साथ जो लोग भी हैं, स्वराज द्वीप बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। फरवरी 22 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो यह भी रेगुलर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में है, तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। खुदीराम बोस किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो यह प्रश्न तो बार बार ही पूछा जाता है, तो आप लोग को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरपुर सही उत्तर होगा, बिहार के अंतर्गत है। अगला देख लेते हैं। आजाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो 73 का सही उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत छोड़ो। सी ऑप्शन के साथ जो लोग भी हैं उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला देख लेते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग। दोस्तों बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न पूछा गया है, तो श्रम विभाग सौंपा गया था बाबू जगजीवन राम, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? 75 का सही उत्तर आप सबको पता है, सी ऑप्शन है, दीपावली के अवसर पे या वहां से फरार हो गए थे। बाद में आंदोलन का इन्होंने संचालन भी किया था। 76 देखते हैं दोस्तों। 76 का राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 है, तो आप सभी को पता है 11 दिसंबर को इनका चुनाव हुआ था 1946 में, तो आप सबको पता है। आसान प्रश्न है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न सोल्व करते हैं। 77 नंबर प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो यह प्रश्न भी सिंपल है, बहुत ही आसान प्रश्न है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सी बिल्कुल सही है। अब 78 देखते हैं दोस्तों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आप सभी को पता है इनकी मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। इस तरीके से दोस्तों एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूँ। तो जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक करना और सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलेंगे। ह्यूमन एरर एक आध हो सकता है, लेकिन बहुत ही सर्वशुद्ध हल है, तो आप हमारे साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 79। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। यह रेगुलर प्रश्न है दोस्तों, तो इस कथन को कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? 80 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसका सही उत्तर अगर देखा जाए तो देखो, जनरल डायल और माइकल ओ डायल। इसका सही उत्तर आपका होगा माइकल ओ डायल, यानी बी ऑप्शन। ठीक है ना? तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा दोनों में अंतर समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अगला देख लेते हैं।
81 देखते हैं दोस्तों, मैथमेटिक्स है तो इसमें जो है ना आप लोग बना चुके होंगे, पूरा विश्वास है, लेकिन सही उत्तर देखते हैं। तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो लोग भी सही किए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 82 देखते हैं दोस्तों, 82 में जो लोग बी ऑप्शन के साथ गए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 83 देखते हैं दोस्तों, 83 प्रश्न दोस्तों मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लंबाई लेंथ बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं तेजी के साथ आपको उत्तर बता दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स से आप बना लिए होंगे, तो इसका जो है ना सही उत्तर जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन 83 का सी यानी 30 डेज जिन्हों का उत्तर आया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही है। 84 देखते हैं दोस्तों, 84 का जिनका भी उत्तर बी ऑप्शन है 5 उनका जवाब बिल्कुल सही है। 85 देखते हैं दोस्तों, 85 क्वेश्चन का सही उत्तर आपका सी है, यानी 40, 60 और 40, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग एक एक प्रश्न को अच्छे ढंग से सोल्व कर रहे हैं। तो जो भी हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को आप लाइक, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अच्छा लगे तो। चलिए 86 का अगर सही उत्तर देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने बी किया है उनका जवाब बिल्कुल सटीक है। 87 नंबर प्रश्न देखा जाए तो 87 का जिन्होंने ए ऑप्शन यानी 28 केजी अगर किया है जवाब, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 88। 88 का जिन्होंने बी ऑप्शन किया है दोस्तों, 240 प्रति दर्जन। यहाँ मैं प्रश्न आपको सोल्व करा रहा हूँ दोस्तों, तो आप एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है ना एक एक प्रश्न को सही से मिलान कर लीजिए। अपने जो मैंने कटअप का वीडियो बनाया है उसके अंदर आप आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 89 देखते हैं दोस्तों, 89 का अगर आपका 52 सेंटीमीटर आ रहा है ए ऑप्शन, तो आप बिल्कुल सही हैं, सही उत्तर है आपका। 90 देखते हैं दोस्तों, 90 अगर आपका बी ऑप्शन सही है 12 सेकेंड, तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी बी जिन लोगों का भी सही उत्तर है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए दोस्तों थोड़ा साइंस का क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्धक कांच किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करता है? इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस, यानी जिनका भी डी ऑप्शन सही है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, चुंबकत्व के अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? 92 92 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 92 का सही उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम, यानी सी ऑप्शन। जिन्होंने भी सी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 93 देखते हैं। 93 93 है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आप सभी जो है जरूर जानते रहे होंगे पहले से, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अगला देखते हैं 94। 94 है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो क्या कहा जाता है? प्रगलन कहा जाता है। डी ऑप्शन अगर आपने सही किया है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अगला 95। 95 निम्न में से कौन सा पीतल के घटक है? पीतल के जस्ता व तंबा होता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? यह भी बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न था। आप अनबूझा चूना किसको कहा जाता है? तो CaO को, यानी डी ऑप्शन जिन्होंने सही उत्तर किया है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। 96 का डी उत्तर सही होगा। अगला देख लेते हैं, लोहे में जंग जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? यह सभी बीपीएससी का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है दोस्तों। 97 का बी ऑप्शन है, यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, यानी बी ऑप्शन आपका लिए सही उत्तर होगा। जो लोग भी हमारे इस की से मिलाएं, हमारे जो कटअप सुझाया गया है उसको देख लेंगे आप, दूसरा वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आपको कोई भी मन में शंका नहीं रहेगा। 98 द निम्नलिखित में श्वेत धातु किसको कहा जाता है? तो आप सभी को पता है प्लेटिनम को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ प्रश्न तो बहुत ही सिंपल पूछे गए हैं, जिससे कटअप थोड़ा सा अगर देखा जाए तो पिछले साल तो निश्चित रूप से पिछले साल से कम होगा, क्योंकि जो कुछ प्रश्न है जो स्टैंडर्ड है
99 का देखा जाए दोस्तों, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन में से कौन सा कथन आपका सही है उसको आपको चूज करना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इसका सही उत्तर अगर देखा जाए तो सही उत्तर ई होना चाहिए। ठीक है ना, ई होना चाहिए, ई ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि डी ऑप्शन भी जो किए हैं वह भी सही हो सकता है, डी ऑप्शन। ठीक है ना, तो दोनों जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको रीचेक आप कर लेंगे, लेकिन डी ऑप्शन वाले भी होपफुल रहे हैं। 100 नंबर देखते हैं दोस्तों, 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूजन में है, बाद बाकी सही का सही उत्तर है, सटीक उत्तर है दोस्तों। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जिन्होंने भी सही उत्तर के रूप में चूज किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, बायोगैस का कौन सा निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो यह भी डेली जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं कंडक्ट किए जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, उसमें मुख्य अवयव पूछा गया है, तो एकदम साधारण आपका उत्तर हो जाना चाहिए। देखो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और लड़के जो है ना आपको प्रोपेन और ब्यूटेन में वो कंफ्यूज होकर के वो आप जो है ना सही उत्तर नहीं चूज कर पाते हैं। बाद में ये ऑप्शन बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब मुख्य दिया हुआ है दोस्तों, बायोगैस का कौन सा अवयव मुख्य अवयव प्रमुख है, तो डी ऑप्शन ही आपका बेहतर उत्तर होना चाहिए। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें आप देखोगे तो ये ऑप्शन भी एक बार उत्तर दिया था, लेकिन बाद में सुधार दिया था। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा बार बार। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने के चमकदार रंग लाल दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यह भी रेगुलर स्ट्रोंसियम है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। यह भी बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लवणता युक्त वातावरण में वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है। 103 जो प्रश्न है, लवणोद्भिद कहा जाता है, लवण मृदोभिद कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, जो लोग किए हैं उनका बहुत सही उत्तर है। 104 प्रश्न देखते हैं, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है दोस्तों, नहीं वाले प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना चाहिए। तो पर्ण हलित नहीं पाया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, परागन की सुपरिभाषा क्या है। परागन पूछा गया है दोस्तों, परागन की सुपरिभाषा क्या है। तो अगर आपने परागकण का परागकेसर में क्लीन छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया डी ऑप्शन के साथ अगर आप गए हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग के लिए यह सीरीज यानी आज का जो है ना क्वेश्चन मैं देर से लेकर के आया हूँ, लेकिन शुद्ध उत्तर देना जरूरी होता है, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर गलत उत्तर गया, अगर बताया गया, आपके मनोवृत्ति पे थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश रहती है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी का कि एक एक प्रश्न को एनालिसिस किया जाए और सर्वशुद्ध हल दिया जाए। अगला प्रश्न 106 देखा जाए, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। आसान प्रश्न था, तो किससे प्राप्त करते हैं, तो सी ऑप्शन मृदा से। यह सामान्य रेगुलर प्रश्न है, गलती नहीं होना चाहिए आपका। 107 नंबर देखते हैं, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए भी जाते हैं। यह सभी क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों 107 का सही उत्तर होगा अनावृत बीजी। तो जो लोग भी ये ऑप्शन किए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। यह कई दफा पूछा भी जाता है विभिन्न एग्जामिनेशन में। 108 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो सही है, मलेरिया और क्लोरोक्वीन यह दवा होता है दोस्तों, मलेरिया का, इससे बनाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 109 नंबर प्रश्न, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है जिसमें लाल रक्त नहीं पाई जाती है। तो यह भी आसान डेली रेगुलर पूछा जाने वाला प्रश्न है विभिन्न एग्जामिनेशन में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन अप, अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। 110 प्रश्न का सही उत्तर जो है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो इसका सही उत्तर है ग्लूकोज बनता है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अधिकतम एंजाइम होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन होते हैं। यह भी प्रीवियस ईयर में कई दफा पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस तरीके का प्रश्न कोई भी एग्जाम देना है, बीपीएससी, यूपीएससी या यूपीपीएससी, तो आपको प्रीवियस ईयर करके जाना चाहिए। बहुत मदद मिलता है दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, काफी मदद आपको मिलता है। 112 नंबर देखते हैं, इस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। टीकाकरण की शुरुआत 112 नंबर प्रश्न का एडवर्ड जेनर, सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर। अब हम लोग जो है ना तेजी के साथ एक एक प्रश्न को कर रहे हैं। 113 नंबर प्रश्न देखते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। यह भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है, अपकेंद्रन है। तो बी ऑप्शन के साथ जो लोग भी गए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है। न्यूनतम पूछा गया है, किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो कांच में होती है, यानी शीशा में जो है ना इसका न्यूनतम गति होता है। अगला देख लेते हैं 115 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। दोस्तों 10+2 अगर आप अच्छे से किए होंगे, सदिश और अदिश राशि अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल सही उत्तर मिल गया होगा। तो गति जो है सदिश राशि नहीं होती है, यह डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके प्रीवियस नॉलेज, आपका स्टडी करने का बैकग्राउंड आपका क्या है, अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं, सभी कहीं से भी प्रश्न आप जो है ना जो छठी क्लास में जो इन्फॉर्मेशन पढ़ा उसको भी पूछा जाता है। तो आप लोग जो है ना अच्छे से स्टडी कीजिए, बहुत बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। यह भी कॉमन सेंस आधारित प्रश्न है। तो वजन क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट उत्तर हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला 17 नंबर प्रश्न है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो गति को 117 नंबर प्रश्न को परिभाषित करने वाले आइजैक न्यूटन है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। प्रश्न भी दोस्तों आसान जो उत्तर होते हैं, प्रश्न अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो प्रश्न बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यह बिल्कुल आसान प्रश्न है, एवोगाद्रो का नियम, सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। यह भी 10+2 में आप लोग पढ़े होंगे निश्चित रूप से। अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही उत्तर आप लोग को निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए। अपेक्षिता का सिद्धांत किसका दिया हुआ है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का दिया हुआ है। तो सबको यह पता होना चाहिए, सब जानते भी हैं जो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करते हैं। 120 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इसको घटना को क्या कहा जाता है। इस घटना को कहा जाता है थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। यानी जिन्होंने डी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों प्रश्न अगर देखा जाए तो मॉडरेट टाइप का यह बीपीएससी का पेपर था। बहुत सारा प्रश्न, लगभग 70-75 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ प्रश्न अगर देखा जाए 20-25-30 प्रश्न जो है ना स्टैंडर्ड प्रश्न थे। तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहा है। आप जो भी अच्छा तैयारी करने वाले स्टूडेंट होंगे उनको जरूर इसका लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं। 121 का प्रथम खिलाड़ी कौन बने थे। T20 इंटरनेशनल 3000 रन पर पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यह रिकॉर्ड किसके नाम है, तो यह रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली के नाम है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत सारे लोग बाबर आजम कहेंगे, लेकिन विराट कोहली के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज है, जो कि भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान थे, अभी वर्तमान में टीम में जगह है इनकी। 122 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। तो दोस्तों यह बेहतरीन प्रश्न था और आप लोग को याद भी, जो भी करंट अफेयर थोड़ा सा अच्छे से पढ़े होंगे उनको जरूर याद होगा। यानी हर घर दस्तक अभियान 2.0, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। दोस्तों काफी अच्छे अच्छे प्रश्नों का इसमें संग्रह है, तो आप जरूर जो है ना
अच्छा किए होंगे, ऐसा मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी सोच रहा है। 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? अब दोस्तों, अब इसको कौन गलत करेगा? इसको भी अगर कोई गलती करेगा तो फिर जो है ना रिजल्ट होना मुश्किल हो जाएगा। एकनाथ शिंदे हैं, नए मुख्यमंत्री हैं, जो शिवसेना से बगावत करके इन्होंने नई शिवसेना गठन करके और बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाया है इन्होंने। ठीक है ना? तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, किसी भी शर्त पे गलत नहीं होना चाहिए। चलिए 124 देते हैं, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का किसने हर घर तिरंगा अभियान का शुरुआत किया? यह भी बेहतरीन करंट अफेयर्स है और यह शुरुआत किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, केंद्र सरकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 125। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला पूछा है दोस्तों। पहला अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर कर्नाटका होता तो कर्नाटक सही उत्तर होता, नहीं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो कर्नाटक आपका पहला है जो कि नई शिक्षा नीति को लागू किया है। ठीक है ना? 126 देख लेते हैं। भारतीय राज्यों के राज्यपालों को क्रम को जोड़ना है। ठीक है ना? तो अब देखिए इसमें जो है ना क्या है कि राजस्थान, राजस्थान के राज्यपाल जो है ना कौन है? तो कलराज मिश्र, यह तो आप जो है ना सही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। पश्चिम बंगाल के सत्यपाल मलिक दिया हुआ है, तो यह आपके क्या हो जाएंगे? आप देखोगे कि उस समय जो पेपर जगदीप धनखड़ थे, जो कि अभी उपराष्ट्रपति हैं, और गुजरात के देखो इसमें जो है ना क्या है कि ये भी आपका गलत और ये भी आपका गलत, क्योंकि आप बिहार के हैं। नहीं, तो एक और दो अगर ऑप्शन आपका बनता हो, एक और दो ऑप्शन कहाँ पे है? डी ऑप्शन में है। नहीं, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो लोग भी है, सिंपल प्रश्न है, आप तो अनुमान भी लगा सकते हो। पश्चिम बंगाल, अब नहीं, सतपाल मलिक नहीं है, फागू चौहान, ये दोनों जो है ना जब इलिमिनेट हो जाएगा तो बचा दो। आप इस तरीके से सही उत्तर चूज कर सकते हैं। कई सारे लोग जो है ना इसमें चलिए 127 देखते हैं। 127 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो यह जारी किया गया है सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपी के द्वारा, यानी बी ऑप्शन आपका। जो लोग भी बी ऑप्शन के साथ गए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 128 देते हैं, खबरों में नजर रखने वाली इलेवेनिल कलावीरन श्रेणी श्रेया अग्रवाल रमिता किस खेल से संबंधित है? 128 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी शूटिंग से संबंधित है, ए ऑप्शन। दोनों शूटिंग से संबंधित है। अगला देख लेते हैं 129। 129 हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? इसको सौंपा गया है दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय आपको मुख्तार अब्बास नकवी थे। उन्होंने जब उनको नहीं जगह दी गई, उनका टर्म राज्यसभा में पूरा हो गया था, उसके बाद स्मृति ईरानी को दिया गया है। नहीं, तो अभी आज एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो विशेष आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ उत्तर डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों। विशेष तौर पे बहुत बेहतरीन प्रश्न था, तो किसी किसी प्रश्न में मुझे बताना पड़ जाता है। चलिए 130, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? अब देखो इससे बेहतरीन प्रश्न जो है क्या बनेगा? यशवंत सिन्हा थे, और भारी मार्जिन से इनको द्रौपदी मुर्मू ने हराया भी था, जो कि एनडीए की उम्मीदवार थी। चलिए अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? 131 प्रश्न का सही गीतांजलि सिली है, इनको हाल ही में यह अवार्ड दिया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए। बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 132। 132 दीप श्रेष्ठ या स्टैंडर्ड प्रश्न था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इस तरीके के एक दो प्रश्न आपके रहने भी चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको जरूर बना पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 133 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर क्या है? शहरीकरण का स्तर दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो सही उत्तर 11.6 होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए।
तो आप लोग इसको चेक कर लेना, लेकिन मेरे अनुसार इसका 11.6 होना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह बेहतरीन प्रश्न है। खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं मशहूर भोजपुरी और दिल्ली के सांसद, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। मनोज तिवारी आपका सही उत्तर हो गया। अगला देख लेते हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 25 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो यह तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सीतामढ़ी सही उत्तर हो जाएगा। सीतामढ़ी, यानी सीतामढ़ी में देखा जाए तो माता सीता का 25 मीटर मूर्ति का निर्माण कराया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 136 नंबर। अब हम लोग लास्ट, वीडियो के लास्ट तक पहुंचने वाले हैं। सूची 1 दिया है दोस्तों और सूची 2 दिया है, इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर आप में से जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी, सिंपल है, सिंपल है प्रश्न, अगर मिलाना चाहो तो आप मिला सकते हो। अब देखो, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्य चुनाव अधिकारी, बिहार का न्यायाधीश, तो सिंपल प्रश्न है, तो कोई भी सही कर सकता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समय नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा सा तेजी से आपको बता रहा हूँ, काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। 137 नंबर प्रश्न, बिहार में ऑपरेशन प्रहार। 137 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, अब ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी, जो कि बिहार के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, और वर्तमान में देखा जाए तो ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। तो सीधा उत्तर आपका सही है। अगला देखते हैं 138 नंबर प्रश्न। बिहार में ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24 समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्पोर्ट्स से काफी अच्छा प्रश्न है, तो स्वर्ण पदक सही उत्तर है। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता भारत के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? 139, 139 का सही उत्तर है भागलपुर। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन को सही उत्तर चूज किया है, बहुत सही उत्तर है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है? दोस्तों, यह बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न है, बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न है। 140 का सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध योजना, संरक्षण योजना चलाया जाएगा। तो बी उत्तर आपका सही है। काफी स्टैंडर्ड प्रश्न। सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? योजना परियोजना आप लोग के लिए बेहतरीन हमेशा होता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए है, तो स्टैंडर्ड प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं 142 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 142 है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों, भारत के बहुत अच्छे मित्र थे शिंजो आबे, और प्रधानमंत्री ने जापान जा कर के इनको श्रद्धांजलि भी दी है। तो सही उत्तर अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना चाहिए। शिंजो आबे जापान के थे, ये ऑप्शन जिनका भी है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 143। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव आया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? 143 का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। संस्कृत नहीं होगा दोस्तों, हिंदी होगा। सही उत्तर है सी। 144 नंबर प्रश्न देखते हैं, समसामयिक प्रश्न है। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा में आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? किसने की? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अध्यक्षता किया गया था, यह अब्दुल्ला साहिब। डी ऑप्शन आपका सही है। जो लोग डी ऑप्शन के साथ गए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन में भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत उनको निकाला था? तो यह तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, ऑपरेशन गंगा। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जिसका यह प्रश्न गलत हो। 46 देखते हैं। हाल ही में चीन ने सुखतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास क्षेत्रों में अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? 146
का सही उत्तर हो जाएगा। यह भूटान में अवस्थित है और चीन आपको पता है एक एशिया का एक ऐसा देश है जो कि अभी भी अपने क्षेत्र के विस्तार करने के लिए एन केन प्राकरेना जो उनके पड़ोसी देश है उनके ऊपर दबाव बनाता रहता है। चलिए 147 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। 147 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? G20 शिखर सम्मेलन। 147 का सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली को, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली को चूज किया गया है। चलिए लास्ट जो 3 प्रश्न है उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। 148 जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, सही उत्तर आपको चूज करना है। तो सही उत्तर इसमें देखा, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यह तो गलत ही है, आत्मरक्षा के लिए नहीं। शांति स्थापना अभियान में केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा विधेयक प्रस्ताव के द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त अभियान के सबसे बड़ा बजट। दोस्तों अगर देखा जाए तो सही उत्तर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, तो ये जी का भी सही उत्तर है, उनका सही उत्तर है। सेकंड लास्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है? काफी स्टैंडर्ड और अच्छा प्रश्न है। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है और यह काफी चर्चा में भी रहा है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, क्योंकि यह एक इस्लामिक देश है और इस्लामिक देश और इसराइल के साथ अगर एक मुक्त व्यापार समझौता होता है तो आप लोग के लिए और विश्व के लिए भी यह चकित करने वाला कदम है। तो आपको याद रखना चाहिए। आज के जो 67वीं BPSC री एग्जामिनेशन का लास्ट प्रश्न लेकर के मैं आ चुका हूँ। 150 नंबर प्रश्न आपके लिए। अंटार्कटिका की जलवायु की निगरानी करने के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह अंटार्कटिका M लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, यानी रसिया के द्वारा यह कार्य किया गया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए यह मार्गदर्शन IAS एकेडमी के द्वारा आप लोग के लिए सर्व शुद्ध हल प्रस्तुत किया गया। और सेट की बात किया जाए तो आप लोग सेट डी है, तो डी सेट आप लोग प्रश्न भी है उत्तर भी है, तो कोई सा भी सेट अगर आपका हो, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, आप एक एक प्रश्न को मिलान कर लीजिए। और कटअप के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोग को बना चुका हूँ जो कि आप लोग के मार्गदर्शन IAS एकेडमी के चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो दोस्तों आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिए और आप में से जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं वह शेयर कर दें, क्योंकि ऑथेंटिक वीडियो हमारे स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर से जरूर करना। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगले वीडियो तक के लिए आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वाचिंग।